नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राकेश डोगरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 5 न्यायपालिका के दूसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे भारत की न्यायपालिका के बारे में। आपने पिछले कल जो पढ़ा उसका छोटा सा अवलोकन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा कि न्यायपालिका क्या है। जिस संस्था से हमें न्याय मिलता है, निष्पक्ष न्याय मिलता है, हमारे अधिकारों की रक्षा होती है, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो भारत में जो है वो कई तरह के न्यायालय जो है वो विद्यमान है। आज हम इसी विषय पर जो है वो आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भारत के अदालतों की संरचना जो है वो कैसी है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। भारत में जो है वो 3 तरह की अलग अलग स्तर की अदालतें जो है वो पाई जाती हैं। एक तो है निचले स्तर की अदालतें और ऊपरी स्तर की अदालतें तथा एक स्थानीय स्तर की अदालतें होती हैं। जो निचले स्तर की अदालतें हैं वो बहुत सारी हैं, और जो स्थानीय स्तर की हैं, जैसे कि हमारी यानी कि अगर हम देखा जाए तो हमारा अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहले हम अपने गांव के प्रधान के पास जो है वो न्याय के लिए जाते हैं। अगर हमें वहां न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम अगली जो अदालत है, हमारी स्थानीय अदालतें, जिन्हें कि हम तहसील स्तर की या हमारे सब डिवीजन की जो अदालतें होती हैं, सेशन कोर्ट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वहां पर अपना केस लेकर जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें वहां पर भी न्याय नहीं मिलता है तो हम अपने जिला अदालत जो है उसमें जा सकते हैं, जो कि निचले स्तर की ही मानी जाती है। इसके बाद जो हमारे जो प्रदेश है उसमें एक उच्च न्यायालय होता है, जिसे हाई कोर्ट भी कहा जाता है, जो कि हर एक प्रदेश में एक होता है। तो अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी न्याय नहीं मिले तो हम अपने हाई कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पूरे देश की सबसे बड़ी जो अदालत है उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, यह सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी अदालतें जो है वो 3 स्तरों में बंटी हुई हैं। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारी जो विधि व्यवस्था है, कानून की जो व्यवस्था है, उसमें विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि उसमें कौन कौन से मुकदमे जो है वो लड़े जाते हैं। तो हमारे 2 तरह के मुकदमे जो है वो सामान्य तरह से होते हैं, जैसे कि जिसमें एक तो मारकाट, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती के मुकदमे होते हैं, और कुछ एक मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मगर हमारे हितों का नुकसान होता है या हमारे हितों पर चोट पहुंचती है। जैसे कि मान लो कि आपकी कोई किसी चीज की जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित कोई मामला है, या कोई जमीनी विवाद है, या आपको कोई लाभ मिलना था किसी संस्था से वो नहीं मिल पा रहा है, या आपसे कोई भेदभाव हो रहा है, तो उस तरह के मुकदमे जो वो दायर किए जाते हैं। तो हमारे इसमें 2 तरह की कानून संविधान में 2 तरह की विधि व्यवस्थाएं हैं। एक तो फौजदारी कानून और दूसरे दीवानी कानून। फौजदारी में जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे चोरी, दहेज संबंधी या औरतों को तंग करना, मारना, पीटना, हत्या कर देना इत्यादि होती हैं। इसके बाद अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले जो है वो पुलिस में FIR दर्ज होती है, और फिर पुलिस उसकी छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, और फिर उस केस को कोर्ट में दाखिल कर देती है। अगर फिर उसमें व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे जेल होती है, या फिर उसे जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है, या जुर्माना होता है। जबकि दूसरे जो हमारे दीवानी कानून होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई जमीनी विवाद है, या जमीन संबंधी कोई झगड़ा है, किराया नहीं आ रहा है, तलाक संबंधी, डाइवोर्स संबंधी केस हैं, उनके बारे में जो वो दीवानी मुकदमे दायर होते हैं। इसमें जो प्रभावित पक्ष है वो अदालत में एक याचिका दाखिल करता है। अगर मामला जैसे किराए का ही है तो मकान मालिक या किराएदार जो है वो मुकदमा दायर कर सकते हैं।
फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी या कानून के अंतर्गत जो भी फैसला होगा वो सुनाया जाएगा और जो हारने वाला पक्ष है उसे वो जुर्माना या हर्जाना जो है वो देना पड़ता है या अपना दावा छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे कानूनी व्यवस्था में दो तरह के मुकदमे, फौजदारी और दीवानी मुकदमे होते हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर व्यक्ति जो है वो अदालत की शरण में जा सकता है? तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत की न्याय व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक जो है वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए जो वो अदालत का रुख कर सकता है, निश्चित तौर पर कर सकता है। और उसके लिए जो है वो उसे कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और अपना वकील इत्यादि करने पड़ते हैं, मगर ये थोड़ी सी प्रक्रिया जो है वो महंगी हो जाती है। गरीब आदमी जो है उसके लिए न्याय जो है वो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचना चाहता है। इसीलिए जो है वो 1980 ईस्वी में इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो था वो 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जो था वो एक जनहित याचिका, जिसे कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के नाम से जाना जाता है, वो व्यवस्था की थी। और इसमें जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो जनहित याचिका दायर कर सकता है और जिसमें जनता से जुड़े हुए या आम लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उन्हें उठा सकता है और केस लगा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है या जो अपना वकील इत्यादि नहीं कर सकता है तो सरकार की ओर से एक सरकारी वकील उसकी सहायता के लिए जो वो दिया जाता है। अगर इसी से संबंधित जनहित याचिकाओं से संबंधित ही एक अगर आप पत्र या चिट्ठी इत्यादि भी अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं तो उसे भी जनहित याचिका जो वो मान लिया जाता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे ऐसे केस थे जिन्होंने लोगों को न्याय दिलाया था, जैसे कि बंधुआ मजदूरी थी, उससे जो कि बहुत ही अमानवीय सजा थी, या बिहार में बहुत सारे कैदी जो थे वो सजा काट रहे थे, हालांकि सजा काट चुके थे फिर भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा था, तो उन्हें भी जो था वो छुड़वाने का कार्य जनहित याचिका के माध्यम से ही किया गया था। इसी तरह हमारा जो स्कूलों में मिड डे मील बनता है उसके लिए भी एक जनहित याचिका ने ही कार्य किया था और बाद में सरकारों को जो था वो मिड डे मील योजना शुरू करनी पड़ी थी। तो इस तरह से जनहित याचिका के माध्यम से भी लोगों को जो वो न्याय दिलाया जा सकता है या दिलाया जाता है, जिसमें हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में हमारे मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई, जिसमें जीवन का अधिकार और से ही जुड़ा भोजन है, क्योंकि जीवन तभी होगा हमारा जब भोजन हमें सही समय पर मिलता रहे। तो इसी के अंतर्गत जो था वो मिड डे मील यानी कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई थी। अदालतों की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही थोड़ी जटिल भी है और लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें बहुत सारा समय जो है वो लोगों का लग जाता है। कई बार जो है वो इतना लंबा समय लग जाता है कि कई आदमी जो है या जो केस करने वाले जो हैं वो उनकी इस समय के दौरान मौत भी हो चुकी होती है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि जैसे हमारे जो न्यायाधीश हैं वो बहुत कम हैं। जैसे इस इंडेक्स में हमें दिखाई दे रहा है कि कितने हमारे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें 31 पद जो है वो स्वीकृत हैं, मगर भरे हुए 28 हैं, 3 खाली हैं। उसी तरह हमारी उच्च हाई कोर्ट जो है उनमें सभी प्रदेशों में 984 पद जो है वो स्वीकृत हैं, मगर 635 ही भरे हुए हैं, बाकी 349 जो है वो खाली है। इसी तरह हमारी जिला अदालतों में भी लगभग 20,000 पोस्ट हैं, मगर उसमें 15,000 भरी हैं, बाकी खाली पड़ी हुई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है न्याय प्रक्रिया में देरी का। तो एक बार ये भी कहा जाता है कि न्याय में देरी जो है वो या इंसाफ में देरी इंसाफ का
कत्ल माना जाता है। तो इस तरह से ये हमारा अध्याय जो है वो यहाँ पर संपूर्ण होता है। धन्यवाद।